गुड मॉर्निंग। आज का ये सेशन जो है पोएम सिटीज क्लब आई डू नॉट गो का जो सीरीज मैंने स्टार्ट किया उस पर कई वीडियो अपलोड किया है, उसी के आगे का सेशन है। यानी आज भी मैं इस सेशन के माध्यम से चर्चा करने वाला हूँ पोएम सिटीज क्लब आई डू नॉट गो के बारे में। अगर आप स्टूडेंट हैं, 12th के स्टूडेंट हैं और आपको एग्जामिनेशन देना है तो आपको इतना तो पता होगा कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस का सामना आपको करना पड़ता है। यानी आज मैं 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को करवाने वाला हूं चैप्टर सिटीज क्लब आई डू नॉट गो। और इसी चैप्टर नहीं, हर चैप्टर के 2 मार्क्स के क्वेश्चंस को मैं डील करूंगा। 2 मार्क्स क्यों, हर टाइप के क्वेश्चंस को मैं डील करने वाला हूं। तो अगर आप चाहते हैं कि 2 मार्क्स का क्वेश्चंस आपका कंप्लीट हो जाए तत्काल में तो सिटीज क्लब आई डू नॉट गो चैप्टर से, तो आप मेरे साथ शुरू से अंत तक बने रहिए। सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिखूंगा बोर्ड पर, क्वेश्चन समझाऊंगा, उसका आंसर भी लिखूंगा और उसकी हिंदी को भी बताऊंगा। तो चलिए आराम से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है क्या, आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या बताता है। सो सबसे पहले देख लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन, ये मैं लिख रहा हूं, व्हाई डज द पोइट, कॉमा है यहां पर, जॉन डॉन want to go away from his beloved। साइन ऑफ इंटरोगेशन है, जैसा कि आपको पता है, क्वेश्चन मार्क है, जैसा कि आपको पता है कि क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क ही रहेगा। तो सबसे पहले आपको करना है क्या, इस क्वेश्चन को समझ लेना है कि क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, फिर इसके आंसर की तरफ मैं ले चलता हूं। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाई डज द पोइट जॉन डॉन वांट टू गो अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड। इसका मतलब हुआ कि कभी जॉन डॉन अपनी प्रेमिका से दूर जाना क्यों चाहते हैं, जॉन डॉन अपनी प्रेमिका से दूर जाना क्यों चाहते हैं। तो सबसे पहले समझिए इसका रीजन क्या है। जैसा कि अगर आपने कविता पढ़ा होगा, पोएम पढ़ा होगा, तो नहीं पढ़ा है तो जाइए, उसका भी वीडियो अपलोड है, उसके हिंदी एक्सप्लेनेशन को देखिए। जैसे ही आप हिंदी एक्सप्लेनेशन को देखेंगे आपको आंसर समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो भी कोई बात नहीं, अभी मैं समझा रहा हूं। एक्चुअली होता क्या है कि कवि जो है, ये पोएम जो है कवि के कॉन्टिनेंटल ट्रिप के ओकेजन पर लिखा गया था। एक्चुअली कवि जो है यूरोप दौरा पर जाना चाहते हैं, जर्मनी जाना चाहते हैं। अब जर्मनी क्यों जाना चाहते हैं, तो उनको पता है कि डेथ सर्टेन है, एक न एक दिन मौत आएगी। तो वो चाहते हैं कि मौत से पहले इस संसार को देख ले, जितना हो सके। जो संसार जो सुंदर है, जो अलमाइटी ने, भगवान ने जिस सुंदर संसार को बनाया है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस संसार को देखा जा सके उतना देख ले। तो इसलिए वो टूर पे जाना चाहते हैं, कॉन्टिनेंटल ट्रिप पे जर्मनी जा रहे हैं। बिलव्ड उनको जाने नहीं दे रही है, जाना नहीं दे रही कहने का मतलब वो नहीं चाहते हैं कि, चाहती है कि कवि जो है सो टूर पर जाए। तो यहाँ पर कवि इस कविता के माध्यम से, पोइट इस पोएम के माध्यम से अपने बिलव्ड को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। तो एक्चुअली पोइट जो है टूर पे जा रहे हैं, जर्मनी जा रहे हैं, ठीक है। और इसलिए वो चाहते हैं कि उनकी पत्नी जो है, उनकी प्रेमिका जो है, उनको जाने की अनुमति दे, और इस पोएम के माध्यम से अपने प्रेमिका को समझा रहे हैं। तो लेखक के जाने का मकसद है संसार के सुंदर चीजों का दर्शन करना, थोड़ा सा जीवन में आनंद लेना। इसी मकसद की वजह से वो अपनी प्रेमिका से तत्काल दूर जा रहा है। और ये उनका जो सेपरेशन है टेम्पररी सेपरेशन है। तो चलिए आंसर लिखते हैं यहां पर। आंसर देखिए, द पोइट कॉमा जॉन डॉन wants to go away from his beloved because he wants fun in his life। वो चाहते हैं कि उनके जीवन में कुछ फन हो, कुछ आनंद हो। So he is going on a continental trip। The poet knows well that death is certain, so he wants to see the world। इसलिए उस संसार को देखना चाहते हैं, जितना संभव हो उतना संसार को देखना चाहते हैं, इसलिए वो कॉन्टिनेंटल ट्रिप पे जाना चाहते हैं। सबसे पहले इसके मतलब को समझ ले। द पोइट जॉन डॉन वांट्स टू गो अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड।
कभी जॉन डॉन अपने प्रेमिका से दूर जाना चाहते हैं क्योंकि ही वांट्स फन इन हिज लाइफ, अपने जीवन में फन चाहते हैं। सो ही इज गोइंग ऑन ए कंटिनेंटल ट्रिप, इसलिए वो कंटिनेंटल ट्रिप पे जा रहे हैं। द पोइट नोज वेल, कभी अच्छे से जानते हैं दैट ही डेथ इज सर्टेन, मौत निश्चित है। सो ही वांट्स टू सी द वर्ल्ड, इसलिए वो चाहते हैं कि मरने से पहले जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके ये भगवान की बनाई गई जो सुंदर संसार है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो देख सकते हैं उतना वो देखना चाहते हैं, इसलिए वो कंटिनेंटल ट्रिप पर जर्मनी के लिए जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूँ। आपने अगर चैप्टर पढ़ा होगा तो आई थिंक इट्स वेरी इजी टू आंसर द क्वेश्चन। चैप्टर नहीं पढ़ा है तो समटाइम इट बिकम्स डिफिकल्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख रहा हूं, व्हाट आर द थिंग्स according to dawn that the sun does not have। चलिए इस क्वेश्चन को समझिए, इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन का मतलब हुआ व्हाट आर द थिंग्स अकॉर्डिंग टू डॉन दैट द सन डज नॉट हैव। इस क्वेश्चन का मतलब हुआ कि वो कौन कौन चीज है डॉन के अनुसार जो सूर्य के पास नहीं है। वो कौन कौन चीज है डॉन के अनुसार, जॉन डॉन के अनुसार, जो किसके पास नहीं, सूर्य के पास नहीं। जैसा कि आपको पता है कि जॉन डॉन का एक नेचर था, जब भी वो पोएम लिखते थे तो अपने पोएम में जितने भी साइंटिफिक चीज होते हैं या फिर ज्योग्राफिकल चीज होते हैं उसका यूज करते हैं अपनी बातों को जोरदार तरीका से रखने के लिए। तो पोएम सुटेस्लाव आई डू नॉट गो, ऐसे भी वो मेटाफिजिकल पोइट हैं। मैं कभी अपने प्रेमिका को समझाने के लिए सूर्य का एग्जाम्पल लेते हैं, इमेज के रूप में यूज करते हैं। और यहाँ पर उन्होंने सूर्य के बारे में कहा था कि सूर्य के पास ना तो सेंस है, ना तो डिजायर है, और ना ही कोई उसका शॉर्टकट तरीका है, फिर भी अपनी जर्नी को पूरा करता है। तो तुम मुझ पर विश्वास करो, मेरे पास ये सारे चीज है, मैं उससे तेज गति से पंख लगा करके यात्रा करके तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तो चलिए आंसर की बात करते हैं। तो आंसर क्या होगा यहां पर देखिए बड़ा सिंपली, अकॉर्डिंग टू dawn the sun does not sun does not have desire, sense and any short way to complete its journey। यहाँ पर कभी जो है अपने प्रेमिका को समझाने वक्त, अपनी बातों को जोरदार तरीका से रखने वक्त उन्होंने ये बात समझाई है कि सूर्य के पास डिजायर, सेंस और कोई शॉर्ट तरीका नहीं जिससे कि अपनी यात्रा को वो कंप्लीट कर सके। तो दो क्वेश्चंस के आंसर्स को मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। आप चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट, सबसे बेहतर तो होगा कि पेन लेकर के आप बैठिए और इसको नोट कर लीजिए देख करके, ताकि आपका प्रैक्टिस भी लिखने का हो जाएगा और बार बार लिखने से आपको आंसर लिखने भी आ जाएगा। तो चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आगे बढ़ता हूं और फिर आगे और भी क्वेश्चंस में डील करने वाला हूं। आज मैं इस चैप्टर सुटेस्लाव आई डू नॉट गो से जितने भी 2 मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं, लगभग सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को मैं यहाँ पर डील करने वाला हूं। बस आप मेरे साथ पेशेंस बना करके रखिए। जितने भी प्रोबेबिलिटी है सिलेबस में, जिस प्रकार के पैटर्न दिए गए हैं, जिस पैटर्न के आधार पर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि मैं सारे क्वेश्चंस पैटर्न को डील करूं। चैप्टर को पूर्ण रूप से ऑफलाइन क्लास की तरह डील करना संभव ऑनलाइन नहीं है, क्योंकि ऑफलाइन में एक इंटरेक्शन होता है, आपको एक एक चीज बोल करके प्रोनाउंसिएशन सिखलाया जाता है, पढ़ना सिखलाया जाता है, फिर आपसे क्वेश्चन आंसर करवाया जाता है, वो संभव नहीं है। तो चलिए अब थोड़ा सा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब आज का थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है सो देखिए, नाउ सी द थर्ड क्वेश्चन। सिंपल है ये भी, जस्ट देखिए, व्हाट विल मेक speakers journey speedier according to the poem sweetest love I do not go। love I do not go।
चलिए इस क्वेश्चंस को भी डील करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चंस क्या कहता है सो समझिए। क्वेश्चन कहता है कि व्हाट विल मेक स्पीकर्स जर्नी स्पीडियर अकॉर्डिंग टू द पोएट सुटिस्लाव आई डू नॉट गो। मतलब वो कौन कौन चीज है, क्या चीज है जो कि स्पीकर की यात्रा को तेज करा देगा कविता सुटिस्लाव आई डू नॉट गो के आधार पर। तो कभी अपने प्रेमिका को समझाते हैं कि सूर्य के पास देखो क्या नहीं है, न डिजायर है, न उसके पास कोई सेंस है और ना ही कोई शॉर्टकट तरीका है। मेरे पास डिजायर भी है, सेंस भी है, शॉर्टकट भी मैं अपना सकता हूं और ज्यादा से ज्यादा पंख लगा करके जितनी जल्दी हो, मेरा एक उद्देश्य भी है, मोटिव भी है कि मुझे तुम्हारे पास आना है। सन के पास ऐसा कुछ नहीं है, मैं तेजी से यात्रा करके तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तो इन सारी चीजों को लिखेंगे, यही हमारा भी आंसर होने जा रहा है। तो जस्ट बी विथ मी टू गेट द आंसर। तो देखिए आंसर क्या लिख रहे हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू द poem Sweetest Love I Do Not Go, desire, sense, more wings and motives will make स्पीकर्स जर्नी स्पीडियर। एक्चुअली यहां पर कविता की जब बात करेंगे, पोइम की बात करेंगे, जब आप पोइम पढ़ेंगे तो पता चलेगा लेखक के पास डिजायर भी है, उनके पास सेंस भी है, उनके पास वो बोलते हैं कि मैं हो सकता है तो ज्यादा से ज्यादा पंख लगा करके, और एक मोटिव भी है। उनका मोटिव क्या है, तो अपनी यात्रा को समाप्त करने के बाद, जर्नी को पूरा करने के बाद जल्द से जल्द अपने प्रेमिका के पास वापस आ जाना। तो इन सारी वजहों की वजह से लेखक इस बात का दावा करते हैं, जोर देकर के अपनी बातों को प्रेमिका के सामने रखते हैं कि मैं सूर्य से तेज गति से भी यात्रा करके मैं तुम्हारे पास जल्द से जल्द वापस आ जाऊंगा। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। Now it's time to come on the next question. That's the fourth question. देखिए फोर्थ क्वेश्चन देखिए, what makes man's power, what makes man's power feeble? feeble का मतलब होता है कमजोर। according to the poem कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा है, कोई बात नहीं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। व्हाट मेक्स मैन्स पावर फेबल अकॉर्डिंग टू द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इसका मतलब हुआ कि वो कौन सा चीज है जो मनुष्य को कमजोर बना देती है कविता स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के आधार पर। मतलब आपको यहाँ पर पोएम के अकॉर्डिंग डील करना है, आप बाहर की चीजों को यहाँ पर ऐड नहीं कर सकते हैं। तो पोएम के अनुसार पर मनुष्य का जो डिपेंडेंस है, मनुष्य किस चीज पर डिपेंडेंट है, भाग्य पर, लक पर, फॉर्चून पर, यही मनुष्य को कमजोर बना देती है। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य के सहारे जीता है और मनुष्य हमेशा भाग्य पर ही डिपेंडेंट रहता है। इसी की वजह से मनुष्य की शक्ति कमजोर हो जाती है। तो इस कविता की बात जब करेंगे तो चलिए आंसर लिखते हैं। According to the poem Sweetest Love I Do Not Go, man's dependence on his fortune makes his power feeble। मनुष्य का उसके भाग्य पर विश्वास करना, मनुष्य का उसके भाग्य पर आश्रित हो जाना ही उसको कमजोर बना देती है, उसके शक्ति को कमजोर बना देती है। जैसा कि चैप्टर में कहा गया है उसी के अनुसार हम लोग इसके आंसर को लिख रहे हैं। तो आई हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 4। मैंने क्वेश्चन नंबर 4 को भी कंप्लीट कर दिया है। अब आप चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसका रख लीजिए। आगे फिर मैं बढ़ता हूं, आगे के क्वेश्चंस को डील में करने वाला हूं। आप मेरे साथ शुरू से अंत तक बने रहिए। सारे क्वेश्चन जितने भी 2 मार्क्स के हैं, सारे क्वेश्चंस को मैं अभी डील करने वाला हूं। चैप्टर में जितने भी पॉसिबिलिटीज हैं, जितने भी पैटर्न्स हैं, सारे पैटर्न्स पे काम
करने की आवश्यकता है, जिस पर हम लोग करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यानी कि आपके सामने आपका होगा 5th क्वेश्चन। आई एम गोइंग टू डील विद द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन सबसे पहले देख लीजिए, फिर आगे आंसर की तरफ बढ़ते हैं। हाउ डू sighing and weeping affect the speaker according to the poem Sweetest Love I Do Not Go। चलिए देख लीजिए यहां पर, What do sighing and weeping affect the speaker according to the poem Sweetest Love I Do Not Go। इसका मतलब हुआ कि सिसकना और रोना कवि को कैसे प्रभावित करती है कविता Sweetest Love I Do Not Go के आधार पर। तो आप पोएम पढ़ते समय इस बात को देखे होंगे कि कवि अपने प्रेमिका को मना करते हैं सिसकने और रोने के लिए। उनका कहना है कि जब तुम सिसकती हो तो मुझे लगता है कि मेरे शरीर से मेरा आत्मा जो है वो निकल करके दूर चला जा रहा है, और जब तुम रोती हो तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे मेरे शरीर का ब्लड जो है डिके कर रहा है। तो इस तरह से कवि जो है सो प्रभावित होते हैं कविता के आधार पर, इस Sweetest Love Do Not Go पोएम के आधार पर। तो चलिए आंसर की तरफ चलते हैं और लिखते हैं आंसर। His beloved sighing makes the poet feel his soul going away, and his beloved weeping makes him feel that his blood decay। According to the poem Sighing and weeping affect the poet in this way। जब कविता की बात करेंगे तो इसी प्रकार से कवि जो है सो अफेक्टेड होते हैं, वो अपने प्रेमिका को बिलव्ड को मना भी करते हैं सिसकने और रोने के लिए। उनका कहना है कि जब तुम सिसकती हो तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे मेरे शरीर से मेरा आत्मा निकल करके दूर जा रहा है, और जब तुम रोती हो तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे मेरे शरीर का खून जो है ब्लड जो है डिके हो रहा है। तो ऐसे पोइट प्रभावित होते हैं, इसलिए अपने बिलव्ड को मना भी करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको ले चलते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ इट्स टाइम टू कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 6। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट टुडे आई एम गोइंग टू डील विद ऑल द क्वेश्चंस related to the chapter Sweetest Love I Do Not Go. The value of the question is 2 marks. In the next session I will do another type of question answers, but today I am dealing with the question answers contain value 2 marks। 2 marks वाले question answer पे काम कर रहे हैं। As you know the chapter is Sweetest Love I Do Not Go। So just come to the next question, question number 6। How does the beloved waste the speaker's life
According to the poem So taste love I do not go. So taste love I अंडरलाइन भी कर दे सकते हैं, डू नॉट गो। चलिए इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। हाउ डज द बिलव्ड बेस्ट द स्पीकर्स लाइफ अकॉर्डिंग टू द पोएम सो टेस्ट लव आई डू नॉट गो, यानी कि कविता सो टेस्ट लव आई डू नॉट गो के आधार पर कैसे उनकी प्रेमिका जो है सो कवि के जीवन को बर्बाद करती है। आंसर को देखिए, आंसर को समझने की कोशिश कीजिए। एक्चुअली कवि जो है अपने प्रेमिका को, बिलव्ड को बताते हैं कि तुमको रो करके और सिसकना नहीं है, बिना किसी कारण का रोना सिसकना, और इस प्रकार से मेरे प्रति तुम अपने प्यार को जो जता रही है ये कला मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कभी ऐसा बोलते हैं, और तुम रो करके सिसक करके अपना प्यार जो मेरे प्रति जता रही है इससे मैं परेशान हो रहा हूं, मैं तंग हो रहा हूं, इसलिए ऐसा मत करो। इस तरह से तुम अपना भी समय बर्बाद कर रही हो और मेरा जीवन तो बर्बाद हो ही रहा है। तो लेकर गुस्सा आ जाते हैं। अननेसेसरी sighing and weeping by the beloved of the poet is not liked by the poet, and so he thinks that, इसलिए ऐसा सोचते हैं कि in this way, इस तरीका से his beloved wastes his life। मतलब बिलव्ड का बिना कारण का रोना और सिसकना कवि को बिल्कुल पसंद नहीं, और कवि इस बात के लिए अपने बिलव्ड को मना भी करते हैं, और उनका कहना है कि ये कला जो तुम्हारा है अपने प्यार को मेरे प्रति जताने का, ये मुझे बिल्कुल पसंद ही नहीं, इसलिए ऐसा तुम मत करो, उसकी मनाही भी करते हैं। और इस प्रकार से लेखक को लगता है कि उनका जीवन जो है वो वेस्ट किया जा रहा है। द पोइट थिंक्स सो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए, या फिर चाहेंगे तो आप इसको लिख भी सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द पोइट आस्क हिज मिस्ट्रेस? What does the poet ask his mistress to do? यानी कवि अपने मिस्ट्रेस को क्या करने के लिए कहते हैं? तो कवि कहते हैं कि किसी भी मिसफॉर्चून के बारे में ऐसा मत सोचो कि वो मेरे साथ हो जाएगा, ऐसा मत सोचना, मना करते हैं सोचने के लिए। द पोइट आस्क्स हिज मिस्ट्रेस not to think of any misfortune in advance। The poet asks his mistress, कवि जो है मिस्ट्रेस को कहते हैं not to think of any misfortune in advance, कि किसी प्रकार के मिसफॉर्चून को एडवांस में मत सोचो, because there become a chance of its happening। ऐसा करने से इसके होने की संभावना क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इसलिए कवि जो है मना करते हैं कि किसी प्रकार के मिसफॉर्चून को आप पहले से नहीं सोचो। ऐसा व्हाट डज द पोइट आस्क हिज मिस्ट्रेस टू डू, यानी कवि क्या कहते हैं अपने पत्नी को कि आप, द पोइट आस्क हिज मिस्ट्रेस कहते हैं नॉट टू थिंक ऑफ एनी मिसफॉर्चून, किसी प्रकार के मिसफॉर्चून के बारे में वो नहीं सोचे पहले से एडवांस में, क्योंकि फिर उसकी एक संभावना बन जाती है होने की। तो उसको क्या कहते हैं?
कि वो किसी भी मिसफॉर्चून को ना सोचे, अच्छी चीज़ों को सोचे, हमेशा अपने सोच को पॉजिटिव रखे। व्हाट इज द पोइट आस्क मिस्ट्रेस टू डू? तो मिस्ट्रेस को बोलते हैं अपने थिंकिंग को पॉजिटिव रखने के लिए और किसी प्रकार के चीज़ों को नहीं, गलत चीज़ों को नहीं सोचे, एडवांस में नहीं सोचने के लिए मना करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एडवाइस, व्हाट इज सी advised in the case of poet's death? इसका मतलब हुआ कि कवि के मौत की स्थिति में उनको क्या एडवाइस किया जाता है। कवि अपने बिलॉव्ड को बताते हैं कि देखो मौत तो निश्चित है, इसको आना ही है, भाग्य में अगर लिखा होगा मरना तो मरेंगे, उसको कोई टाल नहीं सकता है, और मौत हम लोगों को जुदा नहीं कर सकती है, मौत की वजह से हम अलग नहीं हो सकते हैं। उनका कहना है, कवि का कहना है कि अगर हम मर भी जाएंगे, मैं मर भी जाता हूं, तो हम सेपरेट हो जाते हैं, और तुमको बस इतना ही ध्यान में रखना है कि मौत हमको परमानेंटली सेपरेट नहीं कर सकती है, क्योंकि मौत जो है एक टर्न ऑफ स्लीप है, नींद के समान है, नींद के एक टर्न के समान है। जिस प्रकार से दो लोग जब एक साथ सोए रहते हैं तो जितना देर दोनों नींद में रहते हैं एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, अलग हो जाते हैं, लेकिन नींद खुलने के बाद फिर एक दूसरे से मिल जाते हैं। तो ठीक मौत उसी प्रकार का है, अगर हम मर भी गए, मैं मर भी गया, तो कुछ दिनों के लिए हम लोग बिछड़ जाएंगे, कुछ समय के लिए हम बिछड़ जाएंगे, लेकिन फिर हम लोग एक दूसरे से फिर मिलेंगे, स्वर्ग में हम लोगों का फिर से मिलन होगा। तो डेथ के केस में भी उनको समझाया जाता है कि पेशेंस बनाए रखने के लिए और ज़्यादा चिंतित नहीं होने के लिए, किसी प्रकार के अनिष्ट को ना सोचे, चूंकि डेथ भी उन लोगों को अलग नहीं कर सकता, ऐसी बातें कभी करते हैं। तो लिखते हैं, इन द केस ऑफ द poet's death, the beloved is advised that death can't separate them, मौत उनको अलग नहीं कर सकती है। According to the poet के अनुसार पर डेथ इज अ टर्न ऑफ स्लीप, ये एक प्रकार का टर्न ऑफ स्लीप है। टर्न ऑफ स्लीप कहने का मतलब कि जैसे दो लोग एक साथ सोए रहते हैं, दो लवर्स एक साथ सोए रहते हैं, और जब तक नींद में रहते हैं तब तक एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, लेकिन नींद खुलने के बाद फिर से उनका मिलन होता है। तो डेथ भी ठीक उसी प्रकार से, अगर डेथ आ जाती है तो कुछ दिनों के लिए लोग एक दूसरे से बिछड़ जाएंगे, लेकिन फिर क्या होगा, स्वर्ग में तो एक जगह फिर दोनों का एक जगह जाना होगा, दोनों का मिलन फिर से स्वर्ग में होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऑल दीज आर 2 मार्क्स क्वेश्चन आंसर्स, सभी 2 मार्क्स क्वेश्चन आंसर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ मैं आपको ले चलता हूँ। 8 क्वेश्चन अभी तक डील हो गया है, मैंने कर दिया है। इट्स अ टाइम ऑफ द क्वेश्चन नंबर 9। अभी 9th नंबर क्वेश्चन की बारी है, अभी मैं 9th नंबर क्वेश्चन को डील करने वाला हूँ। आप मेरे साथ सिर्फ बने रहिए, सारी बातें होती चलेंगी। तो कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। Why does the poet refer to destiny? इसका मतलब कवि जो है सो भाग्य की बात क्यों करते हैं, अपने प्रेमिका को, बिलव्ड को क्यों डेस्टिनी की बात करते हैं। तो देखिए, कवि आध्यात्मिक है, थियोलॉजी का उन्होंने अध्ययन किया है, भगवान में उनको विश्वास है, विश्वास करते, बिलीव करते हैं, और पोइट इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि जो भी डेस्टिनी में लिखा है उसको कोई भी ब्लॉट नहीं कर सकता है। रिटन इन डेस्टिनी कैन नॉट बी ब्लॉटेड, दैट्स व्हाई द पोइट रेफर्स टू डेस्टिनी। इसलिए अपने बिलव्ड को डेस्टिनी के बारे में समझाते, वो समझाते हैं कि तुम्हारे सोचने और ना सब सोचने से कुछ नहीं होने जाने वाला है। अगर पहले से लिखा हुआ है मौत, तो वो आना ही है, उसको कोई टाल नहीं सकता है। मौत एक सर्टेन है और उसको कोई टाल नहीं सकता है। जिसका मौत जब लिखा है तब उसकी मौत आएगी, मैं यहाँ रहूँ या कहीं और जाऊँ। तो इसलिए कवि को पता है कि मौत सर्टेन है, उसको कोई टाल नहीं सकता है, भाग्य में लिखा हुआ कोई टाल नहीं सकता, इसलिए यहाँ पर डेस्टिनी को रेफर करते हैं। एज द पोइट नोज दैट डेथ इज सर्टेन एंड ही also knows that it is fixed, ये फिक्स है, उनको ये भी पता है कि फिक्स है। he knows that, वो जानते हैं कि
written in destiny can't be blotted, मतलब भाग्य में जो लिखा हो उसको ब्लॉट नहीं किया सकता। nobody can blot written in the destiny, जो भाग्य में लिखा गया है। nobody can tolerate the death, जब डेथ आएगी तो उसको कोई टॉलरेट नहीं कर सकता है। तो दैट्स वाई, इसी वजह से वो किसको रेफर करते हैं, सो ही रेफर्स टू डेस्टिनी, इसलिए वो डेस्टिनी की बात करते हैं, उसको समझाते हैं प्रेमिका को, बताते हैं कि देखो मौत जब आना होगा तब तो आ ही जाएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता है, उसका एक टाइम फिक्स होता है, भाग्य में जिसके जो लिखा वो होगा, उसको कोई टाल नहीं सकता। इसलिए व्यर्थ चिंता करने का कोई मतलब नहीं है। चिंता करके तुम भी डरती हो, मुझे भी डराती हो, मुझे टूर पे जाने तो मुझे कुछ नहीं होगा। अगर मुझे कुछ होना होगा, अगर यही लिखा होगा कि मेरे साथ मुझे टूर पर ही मरना है, तो तुम और मैं कुछ भी नहीं, मैं तुम्हारे पास भी रहूंगा, अगर मेरी मौत आएगी तो तुम मुझे बचा लोगे। मनुष्य तो बड़ा कमजोर होता है, इसलिए तुम मुझे जाने दो और भाग्य में विश्वास रखो, जो भी भाग्य में लिखा होगा वही होगा, उसको कोई टाल नहीं सकता। इसलिए कभी यहाँ पर डेस्टिनी की बात करते हैं। द पोएट टॉक्स अबाउट डेस्टिनी हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट वे विल द लवर्स रिमेन यूनाइटेड। अब ये क्वेश्चन का मतलब क्या है, सबसे पहले समझ लीजिए। इसका मतलब होता है कि किस तरीका से विल द लवर्स रिमेन यूनाइटेड, मतलब जो प्रेमी हैं वो एक साथ रह सकते हैं, यूनाइटेड रह सकते हैं, वो कभी जुदा नहीं हो सकते हैं। तो लेखक का कहना था यहाँ पर, पोइट का कहना था, पोइट जो बताते हैं कि डेथ भी हमको सेपरेट नहीं कर सकती है। हम एक दूसरे के हृदय में अगर रहते हैं, मैं तुम्हारे हृदय में रहूं, तुम हमारे हृदय में रहो, अगर दो प्रेमी एक दूसरे के हृदय में बसते हैं तो हृदय में बसने वाले को कोई भी सेपरेट नहीं कर सकता है, यानी हमेशा के लिए क्या हो जाता है, यूनाइटेड हो जाता है। तो देखिए क्या लिखता हूं मैं, द पोइट सेज दैट, कहते हैं कि इफ द लवर्स लिव इन द हार्ट्स ऑफ ईच अदर, अगर एक दूसरे के हृदय में रहते हैं, इवन डेथ कांट पार्ट देम, यहां तक कि उनको मौत भी अलग नहीं कर सकता है। इन दिस वे एंड, तथा इन दिस वे, इस तरीका से, ते रिमेन यूनाइटेड, वो एक दूसरे से हमेशा के लिए यूनाइटेड रहते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज मैंने 10 क्वेश्चंस को डील किया। टुडे आई हैव डील्ड 10 क्वेश्चंस एंड ऑल द क्वेश्चंस आर फ्रॉम द चैप्टर Suchesla I Do Not Go, and these questions are in the category of 2 marks question answers. As you know, if you are a student of class 12, you know well that you are asked questions of value 2 marks. अगर एग्जामिनेशन में 2 मार्क्स वैल्यू के क्वेश्चंस आते हैं तो आप इस चैप्टर के, प्रत्येक चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को आपको डील करना पड़ेगा अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स प्राप्त करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि सारे आंसर्स को आप लिख लिया होगा, नहीं लिख लिया हो तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आज दीजिए विकास कुमार को इजाजत, फिर मिलते हैं अगले सेशन में कुछ नए चीज़ों के साथ। जब तक नया वीडियो अपलोड नहीं हो जाए तब तक इस सेशन को देख करके समझने की कोशिश कीजिए। अभी इस चैप्टर में हमें बहुत काम करने हैं। आई हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क इन दिस चैप्टर एंड आई विल बी कंटिन्यूइंग, मैं करता रहूँगा, बस आप इसको देखते रहिए। तो आज